नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो है वो यूनिट फर्स्ट स्टडी कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट जो है वो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है। इस क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट मैंने यूनिट थर्ड कंप्लीट करा दी है, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रखी है। यूनिट फर्स्ट जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। इस क्वांटम मैकेनिक्स में हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो ब्लैक बॉडी स्टार्ट कर रखा है। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिफाइन करने के लिए इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट लॉ दिए गए। ये जो लॉ थे वो कुछ क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर बेस थे और जो सबसे लास्ट में जो लॉ दिया गया था वो प्लैंक का क्वांटम लॉ था, जो क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस था, जो कि इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा था। तो अब हम जो मैंने कुछ लॉ आपको कराए थे कल जो वीडियो लेक्चर था उसमें पहला लॉ हमने पढ़ा था किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि कोई भी बॉडी का, किसी भी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर पे या गिवन टेम्परेचर के ऊपर एब्जॉर्बिटी और एमिशन पावर, इनका रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। किसी भी बॉडी के लिए एब्जॉर्बिटी और एमिशन पावर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ब्लैक बॉडी के लिए ये जो रेशियो है ये 1 होता है। मीन्स ब्लैक बॉडी जितनी अच्छी अब्जॉर्वर होती है, गुड अब्जॉर्वर है, तो गुड एमिटर भी है। ब्लैक बॉडी जो है वो गुड अब्जॉर्वर के साथ साथ गुड एमिटर भी होती है। मीन्स सारी रेडिएशंस को एमिट कर देती है। तो इसका जो रेशियो है ये 1 आता है। ये लॉ जो दिया था ये किरचॉफ ने दिया था। उसके बाद हमने स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ पढ़ा था। पहले मैंने आपको स्टीफन लॉ समझाया था और उसके बाद उसको आगे मॉडिफाई बोल्ट्जमान ने किया था, इसलिए ये स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ कहलाता है। इसके अनुसार स्टीफन ने तो क्या कहा था कि जो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उन रेडिएशंस की एनर्जी जो है, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट हो रही है उन रेडिएशंस की एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4 के। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट काम में लिया जो सिग्मा था, जिसको स्टीफन कांस्टेंट कहा। इसी लॉ को, स्टीफन लॉ को काम में लेते हुए थर्मोडायनेमिक्स, स्टीफन लॉ और थर्मोडायनेमिक्स थ्योरीज का यूज करते हुए बोल्ट्जमान ने इसको फर्दर मॉडिफाई किया और उसको स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ कहा गया। क्या कहा उसको? स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। और ये क्या कह रहा था कि ये जो एनर्जी एमिट हो रही है ये एनर्जी टेम्परेचर के साथ साथ उसके पर एरिया, मीन्स टेम्परेचर के साथ साथ एरिया और उस पे कितने टाइम तक रेडिएशंस डाली जा रही हैं उन पे भी डिपेंड करती है। और ये फॉर्मूला निकाल के लेके आए, E इक्वल टू सिग्मा ए टी टी की पावर 4, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है। उसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टडी कर रहे थे। मैं आज आप लोगों को विन्स का
डिस्प्लेसमेंट लो स्टडी कराऊंगी। यहाँ तक का वीडियो लेक्चर हमने पहले बना चुके, आप पहले उसको देखोगे, उसके बाद आगे के लो स्टडी करोगे। अब हम पढ़ रहे हैं विन्स लॉ। विन्स लॉ, विन्स लॉ क्या कहता है कि हायर एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ है, क्या कह रहा है, हायर एनर्जी के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ, रेस्पेक्टेड वेवलेंथ, जो हायर एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ जो है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हायर एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हायर एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ होती हैं उनको लैम्ब्डा मैक्स से डिनोट किया जाता है, मींस लैम्ब्डा एम या लैम्ब्डा मैक्स से डिनोट किया जाता है। और क्या कह रहा है, ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विन्स के अनुसार ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो रेडिएशंस निकल रही हैं उन रेडिएशंस की वेवलेंथ, वो वेवलेंथ जिस पे उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वो वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट काम में लिया। इस टी को मैं इधर भेजूं, लैम्ब्डा एम, ये इक्वल टू हो गया बी अपॉन टी, और इस टी को इधर भेज दो, टी इंटू लैम्ब्डा एम, इसकी वैल्यू आ गई बी, और ये बी जो है ये विन्स कांस्टेंट कहलाया, विन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। विन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.93 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, 3 मीटर केल्विन। इस विन्स ने इसको थर्मोडायनेमिक्स डाटा के साथ एसोसिएट किया और उन्होंने लैम्ब्डा और लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के बीच में एनर्जी निकाली। ध्यान से सुनो क्या कहा, विन्स ने इसी डाटा को यूज किया और थर्मोडायनेमिक थ्योरी यूज में ली। क्या किया, थर्मोडायनेमिक थ्योरी काम में ली और उन्होंने लैम्ब्डा और लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के बीच एनर्जी कैलकुलेट की। इस के बीच जो एनर्जी निकल के आई वो थी, क्या किया इन्होंने, विन्स लॉ एंड थर्मोडायनेमिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट एनर्जी ऑफ रेडिएशंस in between lambda and lambda plus d lambda वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ के बीच में, लैम्ब्डा और लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के वेवलेंथ के बीच में एनर्जी इन्होंने कैलकुलेट की, और वो एनर्जी जो निकली वो थी ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू ए अपॉन लैम्ब्डा की पावर 5। ये जो क्या किया, लैम्ब्डा और लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के बीच में एनर्जी कैलकुलेट की, और वो थी ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा
ई लैम्बडा डी लैम्बडा वो थी a अपॉन लैम्बडा की पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्बडा टी डी लैम्बडा। ये जो क्या किया उन्होंने, विन्स लॉ और थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी का यूज किया। विन्स लॉ वही था कि जो लैम्बडा एम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, उस लॉ को और थर्मोडायनेमिक थ्योरीज को यूज करते हुए लैम्बडा और लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के बीच एनर्जी को कैलकुलेट की, और वो एनर्जी थी ई लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 और फंक्शन है लैम्बडा टी का, मीन्स वेवलेंथ का और टेम्परेचर का, क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रही है, डी लैम्बडा। इस इक्वेशंस को सोल्व किया और एनर्जी की फॉर्म बनाई ई लैम्बडा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 ई रेज टू पावर बी अपॉन लैम्बडा टी, ई रेज टू पावर बी अपॉन लैम्बडा टी। इसको यदि मैं ऊपर ले जाके लिखूंगी तो ये जो प्लस में जो दिख रहे हैं अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। मीन्स आपके पास ई लैम्बडा की जो वैल्यू आई है ई लैम्बडा, ये वैल्यू निकल के आई है ए लैम्बडा की पावर 5 ई रेज टू पावर माइनस बी अपॉन लैम्बडा टी, जहां पे ए एंड बी क्या है, विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, लैम्बडा वेव फंक्शन है, वेवलेंथ है, टी जो है वो टेम्परेचर है, ई जो है वो लैम्बडा के ऊपर एनर्जी है, ई लैम्बडा। अब ये जो लो था ये लोअर वेवलेंथ पे तो फॉलो हो रहा था, लेकिन हायर वेवलेंथ पे फॉलो नहीं हो रहा था। हायर वेवलेंथ पे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली एनर्जीज की वैल्यू चेंज हो रही थी। तो दिस लॉ फॉलो ओनली लोअर वेवलेंथ। लोअर वेवलेंथ पे तो ये फॉलो हो रहा था, लेकिन वेवलेंथ जैसे ही इंक्रीज की गई, हायर वेवलेंथ एंड डज नॉट फॉलो एट हायर वेवलेंथ। हायर वेवलेंथ पे ये फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि ये किस पे बेस था, क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर बेस था, और क्या काम में लिया था, केवल थर्मोडायनेमिक थ्योरीज ही काम में ली थी। इसलिए ये जो है वो लोअर वेवलेंथ पे ही फॉलो हुआ, हायर वेवलेंथ पे फॉलो नहीं हुआ। उसके बाद रेले एंड जीन्स लॉ आया। उसके बाद रेले एंड जीन्स लॉ आया, जो लगभग इसी के जैसा था। उन्होंने सिर्फ यही काम किया, वही थर्मोडायनेमिक डाटाज को यूज किया और लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के बीच एनर्जी निकाली, लेकिन इन्होंने जो एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट की वो उसके लिए एक इक्वेशन लिखी, उस इक्वेशंस का यूज किया। तो अगला जो लॉ था वो रेले एंड जीन्स लॉ था। ये भी क्लासिकल लॉ, क्लासिकल थ्योरीज पे बेस्ड लॉ है। अगला जो लॉ है वो रेले एंड जीन्स लॉ है। रेले एंड जीन्स लॉ, इन्होंने भी क्या किया, एनर्जी को कैलकुलेट किया, कहां कहां पे, लैम्बडा और लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा की रेंज के बीच में। और उन्होंने ये जो एनर्जी कैलकुलेट की ये एक क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर बेस्ड
थ्योरी से कैलकुलेट की। ये जो क्लासिकल थ्योरीज पे बेस्ड जो थ्योरी थी, ये थी इक्विक्वार्टरली एनर्जीज के सम विभाजन के ऊपर बेस्ड थी। किस पे था ये? इक्वी पोर्शन ऑफ एनर्जी या इक्वी क्वार्टर ऑफ एनर्जी। इक्वी पोर्शन ऑफ एनर्जी किस बात पे डिपेंड कर रहा था? ये क्लासिकल के सम विभाजन एनर्जी पे, सम विभाजन ऊर्जा सिद्धांत के ऊपर बेस था। और इन्होंने किसकी वैल्यू निकाली? ई लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट की। ई लैम्बडा डी लैम्बडा की वैल्यू इन्होंने जो बताई वो थी 8 पाई के। इन्होंने जो लैम्बडा की वैल्यू बताई 8 पाई के लैम्बडा की पावर -4 डी लैम्बडा, ये वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट की। इससे इन्होंने एनर्जी निकाली तो डी लैम्बडा से डी लैम्बडा कैंसिल आउट, ई लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 8 पाई के अपॉन लैम्बडा की पावर 4। लेकिन ये भी एनर्जी जो थी वो हायर वेवलेंथ पे तो फॉलो हो रही थी, हायर वेवलेंथ पे तो फॉलो हो रही थी, लेकिन लोअर वेवलेंथ पे फॉलो नहीं हो रही थी, नॉट फॉलो। ये जो लो था इसने क्या किया? रेले और जीन्स ने क्या किया? इक्वी पोर्शन ऑफ एनर्जी, सम विभाजन ऊर्जा, किसकी है ये? क्लासिकल थ्योरीज की थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी है ये। क्लासिकल मैकेनिक्स की एक थ्योरी थी इक्वी पोर्शन ऑफ एनर्जी या सम विभाजन ऊर्जा। इस सिद्धांत का यूज किया, इस थ्योरी का यूज किया और उन्होंने लैम्बडा और लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के बीच एनर्जी निकाली और वो एनर्जी की वैल्यू थी ई लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू 8 पाई के लैम्बडा की पावर -4 डी लैम्बडा। इससे इन्होंने ई लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट की, वो आ गई 8 पाई के अपॉन लैम्बडा की पावर 4। ये जो एनर्जी की वैल्यू है, ये जब इसको हम एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो ये एनर्जी की जो वैल्यू है ये हायर वेवलेंथ पे तो फॉलो हो रही थी। मींस हायर वेवलेंथ पे तो हमारे पास प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली वैल्यू इक्वल आ रही थी, लेकिन लोअर वेवलेंथ पे ये जो एनर्जी की इक्वेशन थी ये फॉलो नहीं हो रही थी। इन सब लॉज के बाद अब जो है ये सारे के सारे लॉज थे स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेले एंड जीन्स का लॉ, ये सब के सब क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर बेस्ड थे। अब जो नई थ्योरीज दी गई वो क्वांटम थ्योरीज के ऊपर बेस्ड थी और वो जो थ्योरी दी थी वो प्लांक ने दी थी। प्लांक के अनुसार जो एनर्जी है वो जो रेडिएशंस निकल रही हैं ब्लैक बॉडी से, ये इन रेडिएशंस की जो एनर्जी है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, मीन्स छोटे छोटे पैकेट्स की रूप में निकलती है। हर एक रेडिएशंस के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी एसोसिएट होती है, तो ये जो एनर्जी होती है ये उनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्लांक के अनुसार ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस रिमूव हो रही हैं वो रेडिएशंस कंटिन्यू नहीं जाती हैं, कंटिन्यू फॉर्म में नहीं निकलती हैं, वो डिस्क्रीट फॉर्म में निकलती हैं, डिसकंटिन्यू फॉर्म में निकलती हैं, मीन्स छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकलती हैं। इन हर एक रेडिएशंस के साथ इनकी फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई रहती है और जो एनर्जी होती है उन रेडिएशंस की वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट काम में लिया और उस कांस्टेंट को प्लांक ने अपना नाम दे दिया, प्लांक कांस्टेंट।
E इक्वल टू एच न्यू। ये जो होता है ये फोटोन कहलाता है। ये जो होता है ये फोटोन कहलाता है। यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया। इसके ये पूरा लॉ मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। इसके बाद जो है वो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू।